बीते दिनों सरकार की ओर से वित्त वर्ष 2023-24 की पहली तिमाही के जीडीपी आंकड़े जारी किए गए थे। इन जीडीपी आंकड़ों के जारी होने के बाद कई अर्थशास्त्रियों और कई अपोजिशन के लीडर्स द्वारा सरकार के इन आंकड़ों पर सवाल उठाए जा रहे थे। सवाल इस बात को लेकर थे कि सरकार इन आंकड़ों में कुछ गलती कर रही है, सरकार इन आंकड़ों को ओवर एस्टिमेट तरीके से पेश करने की कोशिश कर रही है। तो आज इस वीडियो में हम इसी पूरी कंट्रोवर्सी को, इसी पूरी डिबेट को समझने की कोशिश करेंगे। मेरा नाम है अक्षय और आपका स्वागत है दृष्टि आईएएस की इस नई वीडियो में। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले वीडियो की रूपरेखा को समझ लेते हैं। तो वीडियो में सबसे पहले हमने न्यूज़ यानी कि खबर की बात की। खबर को जानने के बाद हम ये जानेंगे कि सरकार ने जो आंकड़े जारी किए हैं वो आंकड़े हमें हमारे देश की जीडीपी के बारे में क्या बताते हैं और उन आंकड़ों में किस तरह की कमियां मौजूद हैं, किस किन चीजों को लेकर सवाल उठाए जा रहे हैं, उन पर बात करेंगे। सबसे पहला कॉन्सेप्ट प्राइस डिफ्लेटर का है, मुद्रा अपस्फीति कारक का है। दूसरा कॉन्सेप्ट विसंगति का है, डिस्क्रिपेंसी का है। इकोनॉमिक्स में ये दोनों कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, इन कॉन्सेप्ट पर भी बात करेंगे। इसके अलावा ये भी जानेंगे कि अंत में निष्कर्ष के तौर पर हम क्या कह सकते हैं, सरकार के आंकड़ों को देखकर क्या निष्कर्ष निकाला जा सकता है। और एक सवाल पर भी बात होगी। सवाल जो होगा वो प्रीलिम्स का है और आप कमेंट बॉक्स में उस सवाल का जवाब दे सकते हैं। इसके अलावा ये जो पूरा विषय है मुख्य तौर पर सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र 3 से जुड़ा हुआ है और आप इसे इंडियन इकोनॉमी यानी कि भारतीय अर्थव्यवस्था और वृद्धि एवं विकास जैसे खंडों से जोड़कर देख सकते हैं। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले सरकार ने जो आंकड़े जारी किए हैं उन आंकड़ों पर एक बार नजर डाल लेते हैं। आंकड़ों की बात करें तो एनएसओ जो कि सरकार की ओर से जीडीपी के आंकड़े जारी करती है, यानी कि नेशनल स्टैटिस्टिकल जो ऑर्गेनाइजेशन है, उसने वित्त वर्ष 2023-24 की जो पहली तिमाही होती है, यानी कि अप्रैल, मई और जून के जो 3 महीने हैं, इन 3 महीनों के लिए पहली तिमाही के लिए जीडीपी के आंकड़े जारी किए हैं। जिन आंकड़ों से पता चलता है कि भारत की जीडीपी पहली तिमाही में तकरीबन 7.8% की वृद्धि दर से बढ़ी थी, यानी कि इतनी वृद्धि हमें अपनी जीडीपी में पहली तिमाही में देखने को मिली थी। लेकिन जैसे ही आंकड़े जारी किए गए 31 अगस्त को, तमाम जो अपोजिशन लीडर्स थे, तमाम जो इकोनॉमिस्ट थे, वो सरकार पर सवाल उठाने लगे। सवाल इस कॉन्टेक्स्ट को ध्यान में रखकर उठाया जा रहा था कि दुनिया की जो जीडीपी है वो लगातार कम होती जा रही है। वैश्विक स्तर पर जो तमाम विकसित देश हैं उनकी जीडीपी प्रभावित हो रही है। तो ऐसे में भारत की जीडीपी 7.8% की वृद्धि दर से कैसे बढ़ सकती है? और इसके लिए 2 तथ्य भी पेश किए जा रहे हैं। इसके लिए 2 बिंदुओं पर विवाद हो रहा है। पहला जो पॉइंट है वो मुद्रा अपस्फीति कारक को लेकर है, प्राइस डिफ्लेटर को लेकर है। और दूसरा पॉइंट ये है कि विसंगति को लेकर सवाल उठाया जा रहा है कि सरकार डिस्क्रिपेंसी के इंस्ट्रूमेंट को स्टैटिस्टिक्स में गलत तरीके से इस्तेमाल कर रही है। तो अगर हमें इन दोनों बिंदुओं को समझना है कि किस तरह के आरोप लगाए जा रहे हैं, तो हमें सबसे पहले इन दोनों कॉन्सेप्ट्स पर बात करनी होगी कि इनका मतलब क्या होता है। तो सबसे पहले प्राइस डिफ्लेटर पर बात करते हैं कि प्राइस डिफ्लेटर क्या होता है, जिसे हम अक्सर इकोनॉमिक्स की भाषा में जीडीपी डिफ्लेटर भी कहते हैं। तो इसको अगर समझने की कोशिश करें तो सबसे पहले जहां से हमारी पूरी कहानी शुरू होती है, यानी कि जीडीपी की बात करते हैं, ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट की बात करते हैं। तो अगर सरल शब्दों में बात करें तो जीडीपी हमें बताती है कि किसी देश की अर्थव्यवस्था की क्षमता कितनी है, यानी कि उस देश की जो अर्थव्यवस्था है वो कितना प्रदर्शन कर रही है। इसको मापने के लिए जीडीपी के इंस्ट्रूमेंट का इस्तेमाल किया जाता है। अब जीडीपी हमें ये भी बता सकती है कि हमने अपने देश में ही पिछले साल की तुलना में कितना बेहतर प्रदर्शन किया है, और जीडीपी हमें ये भी बता सकती है कि दूसरे देशों की तुलना में इस साल हमने कितना बेहतर प्रदर्शन किया है। तो इसका इस्तेमाल जीडीपी का इस्तेमाल इन दोनों चीजों को मापने के लिए किया जाता है। अब अगर आप किसी नॉर्मल सिचुएशन में है, किसी सामान्य स्थिति में है, तो अक्सर देखने को ये मिलता है कि जीडीपी में बढ़ोतरी होती है। हर साल जीडीपी कुछ ना कुछ लेवल से बढ़ जाती है, क्योंकि हर साल हम अपनी अर्थव्यवस्था में कुछ वस्तुओं या फिर कुछ सेवाओं का उत्पादन जरूर करते हैं। तो इनका जब उत्पादन होता है तो इनका बाजार मूल्य हमारी अर्थव्यवस्था में जुड़ जाता है, तो इससे हमारी अर्थव्यवस्था बढ़ जाती है। हालांकि कुछ अबनॉर्मल सिचुएशंस भी आती हैं जिन सिचुएशंस में हमारी अर्थव्यवस्था कम हो जाती है, जैसा कि साल 2020 में देखने को मिला था। जब साल 2020 में कोरोना वायरस आया था, तो कोरोना वायरस की वजह से हमारी देश की जो अर्थव्यवस्था है
वो अर्थव्यवस्था कुछ हद तक कम हो गई थी। लेकिन ये कुछ अबनॉर्मल सिचुएशंस में होता है। अगर आप सामान्य स्थिति की बात करें तो अर्थव्यवस्था में केवल बढ़ोतरी ही होती है। अब अर्थव्यवस्था में जो बढ़ोतरी हो रही है, ये बढ़ोतरी दो तरीके से हो सकती है, दो कारणों की वजह से हो सकती है। पहला कारण ये हो सकता है कि अर्थव्यवस्था में हम ज़्यादा उत्पादन कर रहे हैं, ज़्यादा प्रोडक्शन कर रहे हैं, ज़्यादा वस्तुओं का उत्पादन हो रहा है, ज़्यादा सेवाओं का उत्पादन हो रहा है, इसकी वजह से हमारी अर्थव्यवस्था बढ़ सकती है। दूसरा कारण ये हो सकता है कि हमारी अर्थव्यवस्था में महंगाई ज़्यादा है। अगर अर्थव्यवस्था में महंगाई ज़्यादा है तब भी हमारी अर्थव्यवस्था बढ़ेगी, भले ही वहाँ पर उत्पादन ज़्यादा ना हो रहा हो। तो ये दोनों कारण हैं जिनकी वजह से किसी देश की अर्थव्यवस्था बढ़ती है। लेकिन अगर आप प्रैक्टिकल स्थिति को देखेंगे, प्रैक्टिकल सिचुएशन को देखेंगे, तो वहां पर हमें इन दोनों का मिश्रण देखने को मिलता है। यानी कि अर्थव्यवस्था में हमें ज्यादा उत्पादन भी कभी कभी देखने को मिलता है और कभी कभी महंगाई भी ज्यादा देखने को मिलती है। तो यहीं से उत्पन्न होता है हमारे प्राइस डिफ्लेटर का कॉन्सेप्ट। लेकिन प्राइस डिफ्लेटर के कॉन्सेप्ट को और बेहतर ढंग से समझने के लिए दो कॉन्सेप्ट को समझना और जरूरी है। इसमें पहला कॉन्सेप्ट है रियल जीडीपी और दूसरा कॉन्सेप्ट है नॉमिनल जीडीपी। अब अगर आप किसी अर्थव्यवस्था में कितना उत्पादन हो रहा है या फिर कितना खर्च हो रहा है, केवल इसे कैलकुलेट करते हैं, तो उस कैलकुलेशन से जो जीडीपी डेटा निकल कर आएगा, उस जीडीपी डेटा को हम नॉमिनल जीडीपी डेटा कहते हैं। यानी कि अर्थव्यवस्था में कितना उत्पादन हो रहा है, कितनी महंगाई है, अगर इन दोनों चीजों को आप जोड़ देंगे तो जो जीडीपी का डेटा हमारे सामने आएगा, उस डेटा को हम नॉमिनल जीडीपी कहते हैं। और अगर आप नॉमिनल जीडीपी में से महंगाई कितनी थी अर्थव्यवस्था में, उसको हटा देंगे, तो इसको आप रियल जीडीपी कहते हैं। इसको एक उदाहरण से भी समझ सकते हैं। अब एक सिनेरियो ले लीजिए, जिस सिनेरियो में, जिस एग्जाम्पल में एक अर्थव्यवस्था है और उस अर्थव्यवस्था में केवल एक ही वस्तु का उत्पादन होता है। मान लीजिए किसी पेन का उत्पादन किया जाता है और पेन की जो कीमत है वो 100 रुपए है और अर्थव्यवस्था में 100 वस्तुओं का उत्पादन होता है। तो पेन की कीमत कितनी हुई? पेन की कीमत हुई 100 रुपए और कुल जो उत्पादन है वो भी 100 वस्तुओं का है। तो हमारी जो टोटल अर्थव्यवस्था का जो मूल्य है वो हो गया 10,000 रुपए। तो हमारी अर्थव्यवस्था का जो कुल मूल्य है वो 10,000 रुपए हो गया। अब ये मान लीजिए कि ये जो आंकड़े हैं ये साल 2022 के आंकड़े हैं। अब आप साल 2023 में आते हैं और साल 2023 में हमारी अर्थव्यवस्था में जीडीपी में, हमारी जो अर्थव्यवस्था है वो जीडीपी बढ़कर 11,000 रुपए हो जाती है। यानी कि हमें 1,000 रुपए की बढ़ोतरी देखने को मिली है। पहले हमारी अर्थव्यवस्था 10,000 रुपए की थी और अब हमारी अर्थव्यवस्था 11,000 रुपए की हो गई है। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमें 1,000 रुपए की बढ़ोतरी देखने को मिली है। तो अब हमने बात की थी कि बढ़ोतरी केवल दो कारणों की वजह से होती है, या तो ज्यादा उत्पादन हुआ है या फिर ज्यादा महंगाई थी। तो दोनों स्थितियों की बात करें तो ये जो 1,000 रुपए की बढ़ोतरी हुई है, ये बढ़ोतरी या तो इस वजह से हो सकती है कि अर्थव्यवस्था में हमने ज्यादा पेन उत्पादित किए, अर्थव्यवस्था में हमने 10 नए पेनों का उत्पादन किया, तो इसकी वजह से हमारी अर्थव्यवस्था बढ़ सकती है। या फिर इसका कारण ये भी हो सकता है कि हम उत्पादन तो केवल 100 पेनों का ही कर रहे हैं, लेकिन हर पेन के मूल्य में 10 रुपए की बढ़ोतरी हो गई। यानी कि हमारा जो महंगाई है वो 10% बढ़ गया। तो महंगाई के 10% बढ़ने की वजह से भी हमारी अर्थव्यवस्था में इतनी बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है। तो जाहिर तौर पर अगर आप इस पूरे सिनेरियो के आधार पर नॉमिनल और रियल जीडीपी को कैलकुलेट करेंगे तो आपको पता चलेगा कि जो नॉमिनल जीडीपी थी वो तो 10% थी। यानी कि अर्थव्यवस्था में अगर आप ऊपर ऊपर से देखेंगे तो जो बढ़ोतरी हुई है वो 10% ही हुई है। लेकिन अगर आप उसमें महंगाई को एडजस्ट करेंगे, अगर आप उसमें इन्फ्लेशन को एडजस्ट करेंगे, तो इन्फ्लेशन तो क्योंकि 10% ही था, 10% ही महंगाई बढ़ी थी, तो इन्फ्लेशन को एडजस्ट करने की वजह से जो पूरी रियल जीडीपी निकल कर आएगी वो 0% हो जाएगी। यानी कि जो कुल बढ़ोतरी है वो केवल 0% है और जो बढ़ोतरी हुई है वो बढ़ोतरी केवल महंगाई की वजह से हुई है। तो इस तरह से अगर अर्थव्यवस्था में हमें रियल जीडीपी निकालनी है तो हमें नॉमिनल जीडीपी में से महंगाई को एडजस्ट करना होता है, महंगाई को खत्म करना होता है। लेकिन यहाँ पर भी इकोनॉमिक्स के दो कॉन्सेप्ट आते हैं। महंगाई केवल एक तरह की नहीं होती है, महंगाई दो तरह की होती है। पहली महंगाई होती है खुदरा यानी कि रिटेल इन्फ्लेशन और दूसरी महंगाई होती है थोक यानी कि होलसेल इन्फ्लेशन। अब इन दोनों का अंतर भी होता है। जैसे जो खुदरा महंगाई है वो आम आदमियों को प्रभावित करती है। जैसे आप बाजार में जाकर कोई सामान्य वस्तु खरीदते हैं, चावल खरीदते हैं, गेहूं खरीदते हैं,
तो वहां पर आपको जो महंगाई महसूस होती है वो खुदरा महंगाई हो गई। और आप जिस दुकानदार से खरीद कर ला रहे हैं, अगर वही दुकानदार कहीं किसी दूसरी बड़ी दुकान से खरीद कर लाता है, थोक में खरीद कर लाता है, ज्यादा मात्रा में खरीद कर लाता है, तो उससे जो महंगाई महसूस होती है उससे हम थोक यानी कि होलसेल इन्फ्लेशन कहते हैं। इनके बीच रिलेशन ये है कि जो खुदरा महंगाई है वो थोक महंगाई से थोड़ा ज्यादा होती है, ग्राहकों को ज्यादा इफेक्ट देखने को मिलता है। तो अब अगर हमें महंगाई को एडजस्ट करना है, उसको कम करना है, तो सवाल ये उठता है कि कौन सी महंगाई को लिया जाए, थोक वाली को लिया जाए या फिर खुदरा वाली को लिया जाए। तो यहाँ पर इसका सल्यूशन ये निकाला जाता है कि जो हमारे सरकार के स्टैटिस्टिशियंस हैं, जो सांख्यिकीविद हैं, जो कि इन आंकड़ों को कैलकुलेट कर रहे हैं, वो एक कॉमन वैल्यू को लेते हैं, यानी कि ऐसी वैल्यू जो कि खुदरा महंगाई को भी एडजस्ट कर ले और थोक महंगाई को भी एडजस्ट कर ले। तो इसके आधार पर एक वैल्यू अज्यूम की जाती है और इसी वैल्यू को, इसी मूल्य को हम मूल्य अपस्फीति कारक कहते हैं, यानी कि प्राइस डिफ्लेटर कहा जाता है। तो ये तो हमने बात की प्राइस डिफ्लेटर के कॉन्सेप्ट की, कि यहाँ पर नॉमिनल जीडीपी का कॉन्सेप्ट है, रियल जीडीपी का कॉन्सेप्ट है, ये सारे कॉन्सेप्ट आपस में किस तरह से मिलते हैं और यहाँ पर प्राइस डिफ्लेटर का कॉन्सेप्ट कैसे निकल कर आता है। तो हमने उसके कॉन्सेप्ट को समझा। अब हम आगे बढ़ते हैं और डिस्क्रिपेंसी की बात करते हैं, विसंगति की बात करते हैं। तो जब हम अर्थव्यवस्था में किसी जीडीपी को कैलकुलेट करते हैं तो बहुत सारी समस्याएं आती हैं कि जीडीपी को किस तरह से कैलकुलेट किया जाए। सबसे पहला कॉन्सेप्ट तो था कि नॉमिनल जीडीपी हो या फिर रियल जीडीपी हो, लेकिन उससे भी इम्पॉर्टेंट सवाल ये है कि आखिर हम जो जीडीपी कैलकुलेट कर रहे हैं वो किस आधार पर कर रहे हैं, किस ग्राउंड्स पर कैलकुलेट कर रहे हैं। तो इसके लिए हमेशा दो तरह के ग्राउंड निकाले जा सकते हैं, दो आधार निकाले जा सकते हैं। आप किसी अर्थव्यवस्था में वहाँ के जो नागरिक हैं, वहाँ के जो लोग हैं, वो कितनी ज़्यादा कमाई कर रहे हैं, यानी कि उनकी आय कितनी है, इनकम कितनी है, उसके आधार पर जीडीपी को कैलकुलेट कर सकते हैं। इसके अलावा किसी अर्थव्यवस्था में जो तमाम नागरिक हैं वो कितना ज़्यादा खर्च कर रहे हैं, कितना ज़्यादा एक्सपेंडिचर है उनका, उसके आधार पर भी आप अर्थव्यवस्था में जीडीपी को कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये जो जो दो है, दो मेथड हैं। पहला मेथड है आय विधि और दूसरा मेथड है व्यय विधि, यानी कि इनकम मेथड और एक्सपेंडिचर मेथड। अब भारत में होता यह है कि भारत में इन दोनों विधियों की कुछ लिमिटेशंस हैं, जिन्हें दूर करने के लिए दोनों ही विधियों के आधार पर जीडीपी को कैलकुलेट किया जाता है। तो भारत में दोनों ही विधियों के आधार पर किया जाता है, लेकिन यहाँ पर एक विशेष बात यह है कि अगर आप थ्योरेटिकल मॉडल को देखेंगे, अगर आप केवल सैद्धांतिक पक्ष पर बात करेंगे, तो आपको ये पता लगेगा कि अगर आप व्यय विधि से और आय विधि से दोनों से जीडीपी को कैलकुलेट करते हैं तो वो एक जैसी आनी चाहिए, क्योंकि अर्थव्यवस्था की जीडीपी तो एक ही हो सकती है, वो व्यय विधि से भी वही होगी और आय विधि से भी वही होगी। लेकिन अगर आप व्यवहारिक स्तर पर बात करते हैं, अगर आप प्रैक्टिकल सिचुएशन में आते हैं, तो ये पता चलता है कि दोनों का समान होना लगभग असंभव होता है। असंभव क्यों होता है? क्योंकि हमें एक जैसा डेटा प्राप्त नहीं हो सकता। हमारा देश बहुत बड़ा है, इस विषय पर करोड़ों लोगों का डेटा प्राप्त करना कि उनकी आय कितनी है, उन्होंने कितना खर्च किया है, सरकार के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज होता है। तो ये डेटा एकत्र करना बहुत मुश्किल होता है और इसी वजह से कई बार हमें आय विधि और व्यय विधि के बीच डिफरेंस देखने को मिलता है, यानी कि उन्होंने जो जीडीपी को कैलकुलेट किया है उस कैलकुलेशन में कुछ अंतर होता है। कई बार आय विधि से ज्यादा जीडीपी आ जाती है और व्यय विधि से कम जीडीपी आती है, या फिर कई बार व्यय विधि से ज्यादा जीडीपी आ जाती है, कई बार आय विधि से कम जीडीपी आती है। तो इनके बीच का जो अंतर होता है उस अंतर को हम विसंगति कहते हैं, यानी कि डिस्क्रिपेंसी कहा जाता है। तो ये तो हमने दोनों कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश की। अब सरकार पर जो आरोप लग रहे हैं वो आरोप सही है या फिर गलत है, उन आरोपों पर बात करते हैं, उन पर एक बार निष्कर्ष निकालने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले प्राइस डिफ्लेटर वाले जो आरोप है उस पर बात करते हैं। तो अगर आप भारत की जो Q1 की नॉमिनल जीडीपी है, यानी कि जिस जीडीपी में हम महंगाई को भी शामिल करते हैं, तो अगर आप नॉमिनल जीडीपी को देखेंगे तो नॉमिनल जीडीपी तकरीबन 8% के आसपास है। और अगर आप रियल जीडीपी को देखेंगे तो रियल जीडीपी तकरीबन 7.8% के आसपास है। तो हमने यहाँ पर, अगर हम आप फॉर्मूला याद करें कि रियल जीडीपी कैसे निकालते हैं, तो रियल जीडीपी निकालने के लिए हमें नॉमिनल जीडीपी में से महंगाई को कम करना पड़ता है। लेकिन हमारे पास यहाँ पर नॉमिनल जीडीपी भी मौजूद है और रियल जीडीपी भी मौजूद है, तो हमें महंगाई निकालनी है। तो अगर महंगाई निकालनी होगी तो क्या करेंगे? तो इसमें हम नॉमिनल जीडीपी में से रियल जीडीपी को घटा देंगे।
तो अगर यहाँ पर घटाएंगे तो पता चलेगा कि हमारी Q1 में अगर सरकार के आंकड़ों की माने तो महंगाई केवल 0.2% थी Q1 के दौरान, पहली तिमाही के दौरान। सरकार का कहना है कि पहली तिमाही में यानी कि अप्रैल, मई और जून के महीने में 2023 में जो महंगाई थी वो केवल 0.2% के आसपास थी। तो ये तो सरकार के जीडीपी आंकड़े बताते हैं। अब हम बात करते हैं रियल आंकड़ों की। अगर आप Q1 के रिटेल इन्फ्लेशन के आंकड़ों को देखेंगे, यानी कि खुदरा महंगाई के आंकड़ों को देखेंगे, तो पता चलेगा कि अप्रैल महीने में 4.7% महंगाई थी, मई महीने में 4.3% महंगाई थी और इसके बाद जून महीने में तकरीबन 4.9% महंगाई थी। तो ये तो रिटेल इन्फ्लेशन के आंकड़ों की बात हुई। तो अगर आप केवल रिटेल इन्फ्लेशन के आंकड़ों को लेंगे तो आपको सरकार के आंकड़े गलत नजर आएंगे, लेकिन आपको एक और डेटा को लेना है और वो डेटा है थोक मुद्रास्फीति यानी कि होलसेल इन्फ्लेशन। तो अगर आप उन तीनों ही महीनों के होलसेल इन्फ्लेशन को देखेंगे तो वो माइनस में दिखाई देगा आपको। माइनस में होने का मतलब ये है कि महंगाई बहुत कम थी, महंगाई बहुत ही ज्यादा कम हो गई थी। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर आप इन दोनों को एडजस्ट करेंगे तो आपको खुदरा और इन दोनों के बीच का संतुलन स्थापित करना है। तो कहीं ना कहीं सरकार के ये जो आंकड़े हैं, जो प्राइस डिफ्लेटर था, वो हमें सही दिखाई दे सकता है। हालांकि ये पहली बार नहीं है जब सरकार ने प्राइस डिफ्लेटर को इतना ज्यादा कम करके दिखाया है। इससे पहले भी कई बार प्राइस डिफ्लेटर को कम करके दिखाया जा चुका है। वो हमारे जो स्टेटिस्टिशियंस हैं, जो सांख्यिकीविद हैं, जो अर्थशास्त्री हैं, उनके विवेक पर निर्भर करता है कि वो किस आंकड़े को, इन दोनों के बीच में से मौजूद किस आंकड़े को वो प्राइस डिफ्लेटर के तौर पर स्वीकार करते हैं। तो ये तो प्राइस डिफ्लेटर की बात हुई। अब हम आगे बढ़ते हैं और डिस्क्रिपेंसी पर बात करते हैं। तो अगर आप सरकार के इन्हीं आंकड़ों को देखेंगे तो पता चलेगा कि सरकार ने इस बार जो डिस्क्रिपेंसी निकाली है वो 2.8% के आसपास है। अब इसका क्या मतलब हुआ? तो ये जो 2.8% का आंकड़ा है, ये आंकड़ा तिमाही का आंकड़ा है, यानी कि एक क्वार्टर का आंकड़ा है। और अक्सर जो हमारी डिस्क्रिपेंसी रहती है वो क्वार्टर में ज्यादा रहती है, क्योंकि क्वार्टर के दौरान आंकड़े एकत्र करना और ज्यादा मुश्किल रहता है। क्योंकि क्वार्टर में मुख्य तौर पर सरकार के पास और एजेंसीज के पास बहुत ज्यादा कम समय रहता है आंकड़े एकत्र करने के लिए, केवल 3 महीने मिलते हैं। तो इन 3 महीनों के दौरान इतने बड़े देश के आंकड़ों को एकत्र करना मुश्किल होता है। तो अक्सर क्वार्टर में जो विसंगति का आंकड़ा है वो थोड़ा सा ज्यादा रहता है। अब कितना रहता है अभी अगले स्लाइड में हम बात करेंगे, लेकिन इस बार कितना है वो देख लेते हैं। तो अगर आप यहाँ पर हमारे इस तरफ देखेंगे तो यहाँ पर इनकम साइड से जो आंकड़े एकत्र हुए हैं वो दिखाया गया है, इनकम मेथड से दिखाया गया है। और इनकम मेथड से पता चलता है कि हमारे देश की जो जीडीपी है वो तकरीबन 70,66,534 करोड़ रुपए के आसपास है। ये इनकम जीडीपी का आंकड़ा है। दूसरी तरफ अगर आप आएंगे तो हमारे पास एक्सपेंडिचर मेथड का आंकड़ा मौजूद है, व्यय विधि का आंकड़ा मौजूद है। और इसमें भी अगर आप एंड वाला स्टेटमेंट देखेंगे तो वहां पर पता चलेगा कि इस बार हमारे जो जीडीपी रही है उसमें भी सेम ही है, उसमें भी तकरीबन 70,66,534 करोड़ ही है। लेकिन वहां पर हमें एक जो बॉक्स है वो भी देखने को मिलता है, और वो बॉक्स है डिस्क्रिपेंसीज का बॉक्स। यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो इसमें पता चलेगा कि इस बार जो डिस्क्रिपेंसी रही है वो तकरीबन 11,01,726 करोड़ रुपए के आसपास रही है। यानी सरकार अभी तक ये बता नहीं पाई है सरकार के पास इन 11,01,126 करोड़ रुपए कहाँ खर्च हुए, लोगों ने कहाँ खर्च किए, उसका कोई डेटा मौजूद नहीं है। लेकिन हमने पहले ही बात की थी कि सैद्धांतिक तौर पर इन दोनों का एक समान होना जरूरी है। तो सरकार ने इन्हें एक समान तो कर दिया, लेकिन यहाँ पर डिस्क्रिपेंसी बढ़ गई है। अब ये बात करते हैं कि डिस्क्रिपेंसी जो है, विसंगति जो है, वो पिछले कुछ सालों में कितनी रही है। तो अगर आप साल 2004-05 से लेकर अभी तक के तमाम जो क्वार्टर्स के जीडीपी आंकड़े जारी किए गए हैं उनमें अगर आप विसंगति को देखेंगे तो यहाँ पर जो एवरेज निकल के आता है वो भी 2 के आसपास ही निकल के आता है। यानी कि जो डिस्क्रिपेंसी है वो पिछले कुछ सालों में 2 के आसपास बनी रही है। इसके अलावा पिछले कुछ सालों में अगर आप साल 2016 के आसपास देखेंगे तो डिस्क्रिपेंसी बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी, लेकिन 2006-07 के आसपास डिस्क्रिपेंसी बहुत ज़्यादा कम हो गई थी। तो ये डिस्क्रिपेंसी की बात हुई। तो हम, लेकिन अगर आप वैश्विक स्तर के आंकड़ों की बात करेंगे तो वैश्विक स्तर पर जो डिस्क्रिपेंसी का एक स्वीकृत मानक है वो 1% के आसपास है। तो जाहिर तौर पर हम कह सकते हैं कि भारत में ये जो डिस्क्रिपेंसी का आंकड़ा है ये जो 2.8% के आसपास है वो थोड़ा सा ज़्यादा है। लेकिन इसके बावजूद भी भारत में इस तरह के स्टैंडर्ड बने रहे हैं। हालांकि बने रहे हैं ये कोई एक तर्क नहीं हो सकता कि बने रहेंगे भी,
इसको लेकर सुधार किया जाना ज़रूरी है। इस पर हमें काम करना ज़रूरी है कि हम अपनी जनता को सही ढंग से आंकड़े पेश कर सकें। ये इन तमाम कॉन्सेप्ट पर हमारे लिए हमारे लिए पकड़ बढ़ाना और ज़्यादा ज़रूरी था। तो ये तो सरकार के आंकड़ों की बात हुई। अब अंत में हम एक सवाल पर बात कर लेते हैं। सवाल जो है वो प्रीलिम्स का है और आप कमेंट बॉक्स में उस सवाल का जवाब दे सकते हैं। आज का हमारा सवाल है कि हाल ही में खबरों में रही रियल जीडीपी के संबंध में कौन सा कथन सही है। तो हमारे ऑप्शन है, ऑप्शन ए विदेशों से आने वाली आय शामिल नहीं होती है, ऑप्शन बी मुद्रास्फीति का समायोजन होता है, ऑप्शन सी केवल सेवाओं का मूल्य शामिल होता है, या फिर ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो आप कमेंट बॉक्स में सवाल का जवाब देना बिल्कुल भी ना भूलें। मुझे उम्मीद है कि इस वीडियो में जिन कॉन्सेप्ट पर बात की गई है वो आपको समझ में आएंगे, और यदि आपके प्रश्न पत्र में इनसे जुड़ा कोई भी सवाल आता है तो आप उसे आसानी से हल कर सकेंगे। इस तरह की अन्य वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। इसके अलावा यदि आप इस वीडियो की पीडीएफ चाहते हैं तो आपको इस वीडियो की पीडीएफ हमारे टेलीग्राम ग्रुप पर मिल जाएगी, और टेलीग्राम ग्रुप का जो लिंक है वो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। आप डिस्क्रिप्शन खोलेंगे सबसे पहले आपको उसी का लिंक दिखाई देगा। तो ग्रुप से जुड़ना बिल्कुल भी ना भूलें, वहाँ पर आपको तमाम तरह की नई अपडेट्स मिलती रहेंगी। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।